अरे ये कहां घुसे जा रहे हो? तुमने सड़क यहां कैसे बना ली? यहां से व्यापार कैसे कर रहे हो? ये इलाका हमारा है, लिपुलेख हमारा है। लिपुलेख नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है और इसे नेपाल के आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल किया गया है। लिपुलेख हमारा है। लिपुलेख नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है और इसे नेपाल के आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल किया गया है, ऐसा नेपाल भारत को कह रहा है। सवाल है कि क्यों कह रहा है नेपाल ऐसा? आखिर ऐसा क्या हुआ? जिस एरिया से सदियों से भारत व्यापार करता आ रहा है, अचानक नेपाल उसको अपना क्यों बता रहा है? क्या चीन के कहने पर नेपाल ऐसा कह रहा है? दोस्तों, आज बात करेंगे भारत नेपाल रिलेशंस की। बात करेंगे कि इन दिनों दोनों देशों के बीच कौन सा सीमा विवाद है, क्यों काला पानी लिपुलेख इलाके को दोनों देश अपना बताते हैं, आखिर सुगौली की संधि क्या है, आखिर क्यों काली नदी दोनों देशों की बॉर्डर बनाती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। दोस्तों, भारत और चीन मिला रहे हैं हाथ। दिल्ली में 2 दिन की बड़ी मुलाकात हुई। एक तरफ थे भारत के NSA अजीत डोभाल और दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी। दोनों ने बैठकर सिर्फ गर्म चाय नहीं पी, बल्कि गर्म मुद्दों पर गर्म बातें भी की। सबसे पहले तय हुआ कि सीमा विवाद अब लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि राजनीतिक समझदारी और नियमों के सहारे सुलझाया जाएगा। यानी अब तलवारें नहीं, बातचीत की चाय चलेगी। दूसरा बड़ा फैसला था कि सीमा पर अगर कभी तनाव बढ़ा तो सैन्य और राजनयिक तंत्र तुरंत एक्टिव होंगे, ताकि छोटी चिंगारी बड़ा धमाका न बन जाए। फिर बात आई व्यापार की और दोनों ने मान लिया कि पुराने दरवाजे फिर से खोले जाएं, यानी लिपुलेख पास, शिपकिला पास और नाथुला पास से फिर से ट्रेड और आवाजाही शुरू हो। अब इन रास्तों को फिर से कारवां और व्यापार के लिए खोल दिया जाए। यहां से फिर से कारवां और व्यापार चलेगा। और हां, श्रद्धालुओं के लिए भी खुशखबरी दी। 2026 से कैलाश मानसरोवर यात्रा और बड़ी होगी, ताकि ज्यादा लोग आसानी से जा सकें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दोनों देश सीमा पार नदियों पर मिलकर काम करेंगे। अगर कभी बाढ़ या आपात की स्थिति आई तो चीन भारत को पानी का हाइड्रोलॉजिकल डेटा समय पर देगा, ताकि हालात संभाले जा सकें। लेकिन नेपाल को इस बात पर मिर्ची लग गई है। नेपाल कह रहा है ऐसा नहीं चलेगा, लिपुलेख हमारा है। आखिर लिपुलेख का सिग्निफिकेंस है क्या? अगर आपको मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाना है तो कहां से जाएंगे? देखिए, 3 रास्ते हैं, मैप में देखिए। एक तो है ये वाला, पहले आप सिक्किम पहुंचिए, यहां से नाथुला पास से होकर जाइए, तिब्बत घुसिए और यहां से कैलाश पहुंचिए। दूसरा रास्ता है नेपाल होकर, नेपाल से होकर सिमिकोट, हिल्सा, तकलाकोट होते हुए सीधे कैलाश। और तीसरा रास्ता है खास सड़क जो लिपुलेख पास तक जाती है। लिपुलेख पास भारत, नेपाल, चीन की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालयी रास्ता है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी घाटी के पास है। यह रास्ता ऊंचा है, लगभग 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। यह पास भारत को तिब्बत यानी चीन से जोड़ता है। यह पास कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रेडिशनल रूट है। अगर आप इस रूट के अलावा दूसरे रूट से जाएंगे तो आपको 80% रास्ता विदेशी जमीन पर तय करना होगा, केवल 20% रास्ता ही भारत में पड़ता है। लेकिन अगर आप लिपुलेख वाले रास्ते से जाएंगे तो सिर्फ 20% हिस्सा विदेशी जमीन पर तय करना होगा। एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि इस रास्ते से दिल्ली से लिपुलेख
सिर्फ 2 दिन में पहुंचा जा सकता है। बहरहाल ये रास्ता धार्मिक दृष्टिकोण से तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप को गौर से देखिए, यह भारत, नेपाल और चीन के बीच ट्राई जंक्शन पर स्थित है। जरा सोचिए, पहाड़ों के बीच एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन यहां टेंशन काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि यह है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वही जगह है जहां भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं। यहां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि इस रास्ते में सिर्फ पहाड़, घाटियां और बर्फीले दर्रे हैं। लेकिन यहां सड़क बनी, और सड़क बनने की कहानी शुरू होती है 1990 के दशक के आखिर में। उस समय भारत सरकार ने सोचा, अगर हमें सीमा सुरक्षित रखनी है तो वहां तक मजबूत सड़कें चाहिए। इसके लिए एक सलाहकार समूह बना, नाम रखा गया चाइना स्टडीज ग्रुप। उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया और प्लान में था सीमा तक जाने वाली इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स। कैबिनेट की सबसे ऊंची कमेटी से इन्हें मंजूरी मिली और 1999 में निर्माण का आदेश भी निकल गया। लेकिन समस्या यह थी कि डेडलाइन बस नाम की रह गई। हर बार कहा गया कि जल्दी ही बन जाएगी, मगर साल दर साल निकलते रहे और ज्यादातर सड़कें कागज पर अटकी रहीं। असलियत यह थी कि इतने सालों में सिर्फ 22 सड़कें ही पूरी हो पाई। फिर आया 2017, डोकलाम का 70 दिन का गतिरोध। अचानक भारत को झटका लगा कि जब सैनिकों को तेजी से आगे बढ़ना होगा तो अपने पास तो सड़कें है ही नहीं। इसके बाद संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने 2017-18 की अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि भारत के पड़ोसी जटिल हैं, मगर हमें सुरक्षित रहना है तो सीमा पर सड़कें और ढांचा मजबूत करना बहुत जरूरी है। फाइनली 2020 में जाकर इस सड़क का उद्घाटन हुआ, लेकिन उस दिन नेपाल में भारी हंगामा हुआ। आखिर क्यों हुआ नेपाल में हंगामा? दोस्तों, 2020 में नेपाल ने एक पॉलिटिकल मैप जारी किया। इस मैप में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने कहा कि नेपाल सरकार भारत सरकार से कहती आ रही है कि वो इस क्षेत्र में सड़क न बनाए, न ही कोई ट्रेड करे। हालांकि नेपाल सरकार ने चीन सरकार को पहले ही बता दिया था कि यह क्षेत्र नेपाल में आता है। नेपाल ने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के क्षेत्र महाकाली नदी के पूर्व में स्थित हैं और ऐतिहासिक रूप से नेपाल का हिस्सा हैं। यह कहना है नेपाल का। लिपुलेख नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है और इन्हें नेपाल के आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों, आखिर नेपाल ऐसा क्यों कह रहा है? आखिर क्या है सुगौली की संधि जो इस हिस्से को नेपाल का हिस्सा नहीं मानती? दोस्तों, 18वीं सदी के आखिर में नेपाल में एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने पूरे देश का नक्शा बदल दिया। उनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। उस समय नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, हर जगह अलग राजा, अलग झंडा और अलग सेना। लेकिन पृथ्वी नारायण शाह ने सबको जोड़कर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। जब नेपाल एकजुट हुआ तो उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने आसपास के इलाकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। पूर्व की ओर उसने सिक्किम का बड़ा हिस्सा अपने अधीन कर लिया। पश्चिम की ओर गंडकी और कर्णाली की घाटियों से होते हुए गढ़वाल और कुमाऊं तक नेपाल का झंडा फहराने लगा। यानी नेपाल अब एक छोटे पहाड़ी देश से निकलकर एक ताकतवर साम्राज्य जैसा दिखने लगा था। लेकिन यह सब देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चौंक गई। ब्रिटिश उस समय दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक का मैदान पहले ही अपने कब्जे में ले चुके थे। अब अगर हिमालय की तलहटी तक नेपाल मजबूत हो गया तो यह उनके लिए खतरे की घंटी थी। इसके अलावा एक फैक्टर और था जिसके कारण ब्रिटिशर्स को नेपाल में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। दरअसल नेपाल के पास एक खास खजाना था और यह था तिब्बत जाने वाला नमक व्यापार मार्ग पर अधिकार। यह रास्ता सिर्फ सामान ढोने का रास्ता नहीं था, बल्कि पूरे काठमांडू घाटी की आर्थिक रीढ़ था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के व्यापार मार्गों पर कब्जा करके अपार मुनाफा कमाया, वैसे ही नेपाल के ये रास्ते भी कंपनी की नजर में हीरे के माफिक चमकने लगे। इसी बैकग्राउंड से शुरू होती है एंग्लो नेपाली युद्ध की कहानी। साल था 1814। ब्रिटिश सेना ने नेपाल पर हमला कर दिया। उन्हें लगा यह आसान होगा, लेकिन उन्होंने नेपालियों को कम आंका। नेपाल की सेना छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन उनकी बहादुरी, अनुशासन और पहाड़ों में लड़ने की कला अद्भुत थी। छोटे कद के गोरखा सैनिक जब तलवार और खुकरी लेकर कूदते थे तो ब्रिटिश सैनिक घबरा जाते। कई जगह तो ब्रिटिश सेनाओं को भारी हार झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, ब्रिटिश जनरल गिलेस्पी भी नेपालियों से लड़ते हुए मारे गए। यहीं से दुनिया भर में गोरखा सैनिकों की वीरता का नाम गूंजने लगा। लेकिन युद्ध सिर्फ बहादुरी से नहीं जीता जाता। नेपाल के पास आधुनिक तोपें और सप्लाई की ताकत नहीं थी। ब्रिटिशर्स के पास तोपें थीं, नई रणनीतियां थीं और लगातार आती सप्लाई भी। इस बार ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी मैदान में उतरे। उन्होंने धीरज और समझदारी से रणनीति बनाई।
धीरे धीरे उन्होंने नेपालियों को गढ़वाल और कुमाऊं से पीछे धकेल दिया। नेपाल का इन इलाकों पर लगभग 12 साल का शासन खत्म हो गया। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोग खुद भी इस शासन से खुश नहीं थे। नेपालियों का शासन वहां काफी कठोर और सख्त माना जाता था, इसलिए जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया तो कई लोगों ने राहत की सांस भी ली। 1815 में जब नेपाल लगातार हार रहा था, तब ऑक्टरलोनी ने शांति का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव कहलाया सुगौली की संधि, और यह संधि हुई बिहार में। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए। उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा हुआ करते थे, लेकिन इस पर नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय ने हस्ताक्षर किए, जबकि अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ ने। संधि में कहा गया, नेपाल अपनी पुरानी सीमाओं तक सिमट जाए, नेपाल ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्वीकार ले और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को बैठने दे। लेकिन नेपाल ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना और ठुकरा दिया। उन्हें लगा कि अगर ये मान लिया तो देश की गरिमा ही मिट जाएगी। यहीं इसी मोड़ से कहानी ने बड़ी करवट ले ली। अब ब्रिटिशर्स ने अंतिम और निर्णायक अभियान शुरू किया और उनकी नजर अब थी काठमांडू घाटी पर। यहां तक कि ऑक्टरलोनी ने मार्च 1816 में राजधानी से 30 मील दूर मकवानपुर घाटी पर कब्जा कर लिया था। नेपाल युद्ध की मार से थक चुका था और समझ गया था कि अब जीत नामुमकिन है और संधि को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। संधि की शर्त के मुताबिक नेपाल ने गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के बड़े हिस्से ब्रिटिशर्स को सौंप दिए। नेपाल ने सिक्किम पर अपने दावे छोड़ दिए। नेपाल ने मान लिया कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के बराबर ताकतवर नहीं है। यानी इस संधि ने नेपाल की किस्मत बदल दी। एक उभरते साम्राज्य से वो फिर से एक छोटे से पहाड़ी देश के रूप में सिमट गया। यह संधि 4 मार्च 1816 को अप्रूव होने के बाद से ही प्रभावी हुई। इस संधि के तहत नेपाल को गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम और तराई का बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। संधि में कहा गया है कि नेपाल के राजा या उनके उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम के क्षेत्र और निवासियों पर दावा नहीं करेंगे। यही वजह थी कि बाद में काली नदी को ही भारत नेपाल सीमा की तरह माना जाने लगा। यानी अपने उद्गम से काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा की तरह बहना शुरू करती है। जैसे जैसे यह नीचे मैदानों की ओर बढ़ती है, इसे लोग महाकाली कहने लगते हैं। फिर जब यह उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है तो इसे ही कहते हैं शारदा नदी। आगे चलकर यही नदी गोंडा और लखीमपुर खीरी जिलों से बहती हुई आखिरकार घाघरा नदी में मिल जाती है। बहरहाल संधि के बाद काली नदी को बॉर्डर मानने से नेपाल की सीमाएं सिकुड़ गईं और वही आकार मिला जो आज हम नक्शे पर देखते हैं। दोस्तों, नेपाल ने अपनी आजादी तो बचा ली, लेकिन उसका साम्राज्यवादी सपना यहीं टूट गया और यहीं से पैदा हुआ भारत नेपाल सीमा का विवाद। क्या है ये विवाद? आप ये नक्शा देखिए। ये नक्शा नेपाल सरकार का ऑफिशियल नक्शा है। इसको 2020 में जारी किया गया था। नेपाल के नक्शे में जो हुक टाइप का दिख रहा है, ये इसी पूरे विवाद की जड़ है, इसी का पूरा विवाद है। इसी एरिया में है लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। ये लगभग 370 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि विवाद हुआ क्यों? दोस्तों, विवाद का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। विवाद पैदा हुआ इस सवाल से कि नदी का उद्गम कहां है। देखिए, संधि के कागज पर नियम बनाना आसान था, लेकिन असली विवाद इस सवाल से शुरू होता है कि काली नदी का उद्गम कहां है। यही प्रश्न आज के विवाद की भी जड़ है। नेपाल कहता है काली नदी की असली शुरुआत तो लिम्पियाधुरा नामक जगह से होती है, जो लिपुलेख दर्रे के उत्तर पश्चिम में है। अगर यह मान लिया जाए तो नदी का उद्गम पश्चिम में और भी ऊपर खिसक जाता है। इस हिसाब से नदी के पूर्व में आने वाले सारे इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल की सीमा में आ जाएंगे। वहीं भारत का कहना है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से नहीं बल्कि उसके नीचे के स्प्रिंग से होता है, जो लिपुलेख पास से कुछ दूर दक्षिण में है। यानी भारत मानता है कि काली नदी उत्तराखंड के कालापानी इलाके से निकलती है। अगर यह परिभाषा सही मानी जाए तो कालापानी और लिपुलेख भारत की तरफ आते हैं। भारत का यह भी कहना है कि संधि में सिर्फ नदी का नाम है, मगर ऊपर के पहाड़ी इलाके को लेकर साफ साफ डिमार्केशन नहीं है। भारत का तर्क यह भी है कि 19वीं सदी के ब्रिटिश काल के प्रशासनिक और राजस्व रिकॉर्ड बताते हैं कि काला पानी भारत की तरफ था और उसे पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा माना जाता था, जो अब उत्तराखंड में है। कुल मिलाकर दोनों देशों के पास अपनी स्थिति के प्रमाण के तौर पर अपने अपने ब्रिटिशकालीन नक्शे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह लिपुलेख की लड़ाई सिर्फ एक रास्ते की है? नहीं दोस्तों, लिपुलेख सहित यह पूरा इलाका इसलिए भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से चीन की हदें भारत की सरजमी से टकराती हैं। देखिए, लिपुलेख दर्रे पर भारत अपना दावा करता आया है। यह भारत की सिक्योरिटी के लिए बेहद खास है। क्यों? क्योंकि यह एरिया नेपाल के साथ बॉर्डर तो बनाता ही है,
चीन के तिब्बत को भी टच करता है। चीन को तो हम सब जानते ही हैं, कई बार भारत से लड़ाई कर चुका है। लिपुलेख पास की बात करें तो 1962 के युद्ध के बाद भारत ने यही काला पानी में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी को तैनात किया था। यह इलाका समुद्र तल से 20,000 फीट ऊपर है और इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यह भारत के लिए एक वॉच टावर जैसा है। यहीं से पूरा इलाका देखा जा सकता है। लेकिन नेपाल ने इसे भारत की घुसपैठ बताया। उसके मुताबिक भारत ने अपनी सुरक्षा फोर्स यहां जबरन बिठा दी है। लिपुलेख पास ही 1992 में चीन के साथ व्यापार के लिए खोली गई पहली भारतीय सीमा चौकी है। इसके बाद 1994 में हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा और 2006 में सिक्किम में नाथुला दर्रा खोला गया। याद है आपको, जब 2016 में मोदी जी बीजिंग गए थे, तब चीन भारत ने तय किया कि लिपुलेख से व्यापार और बढ़ाएंगे। तब भी नेपाल में बवाल मचा था। नेपाली युवा काला पानी में विरोध करने लगे थे। नेपाल की संसद में भी समझौते पर तीखी बहस हुई थी। लेकिन यहां चीन की चालाकी देखिए। चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि इस मामले पर बीजिंग को न्यूट्रल रहना चाहिए और भारत नेपाल के रिश्तों की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। यानी चीन ने नेपाल को खुश करने की कोशिश की, लेकिन भारत से टकराव से भी बचा। लेकिन चीन का दोहरा चरित्र अपना रंग दिखा ही देता है। जब 2017 में डोकलाम विवाद हुआ, तब चीन ने धमकी दे डाली। डोकलाम भूटान भारत चीन का ट्राई जंक्शन है। डोकलाम विवाद के 1 साल के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने आग में घी डाल दिया और कहा कि अगर पीएलए यानी चीन की सेना चाहे तो काला पानी लिपुलेख से भारत में घुस सकती है या फिर पीओके से कश्मीर में घुस सकती है, क्योंकि यह भी ट्राई जंक्शन है। यह बयान भारत पर दबाव बनाने के लिए था। अब भारत को वही करना था जो किसी संप्रभु देश को करना चाहिए। भारत ने लिपुलेख तक सड़क बनाई ताकि कैलाश मानसरोवर और बॉर्डर इलाके तक पहुंचना आसान हो जाए। चीन ने इस सड़क पर सीधा कुछ नहीं कहा। लेकिन जब भारत ने लद्दाख समेत कई जगहों पर सड़कें बनानी शुरू की तो चीन ने कड़ा विरोध जता दिया। इससे यह साफ है कि सड़कें बनना यानी सेना की आसान आवाजाही चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है, यह चीन को लगता है। देखिए, 2015-16 में नेपाल ने नया संविधान बनाया था। मधेशी समुदाय जो भारत नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं, भारत से जुड़े हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। उस दौरान नेपाल ने आरोप लगाया कि भारत ने ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी कर दी है, जिससे नेपाल की सप्लाई रुक गई। भले ही भारत ने इसे खुलकर स्वीकार न किया, लेकिन इस घटना के बाद नेपाल में भारत के प्रति अविश्वास गहरा गया। वहीं केपी ओली की सरकार यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समय नेपाल ने चीन से नजदीकियां बढ़ाई। भारत ने इसे चीन की तरफ झुकाव माना। नेपाल ने काला पानी लिपुलेख विवाद को और तेज कर दिया। भारत ने कहा भी कि हम बातचीत करने को तैयार हैं और इसके लिए फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की वार्ता तय हुई। लेकिन तभी कोविड-19 महामारी आ गई और मीटिंग टल गई। साल था 2020, मई का महीना और पूरी दुनिया कोरोना के साए में जी रही थी। लेकिन इसी बीच हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक अलग ही सियासत गर्म हो रही थी। भारत ने उत्तराखंड से होकर एक नई सड़क बनाई जो सीधे लिपुलेख के पास तक जाती थी। आपको पहले भी मैंने बताया कि यह वही रास्ता था जहां से चीन की सीमा भी जुड़ती है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा का सबसे आसान रास्ता माना जाता है। भारत के लिए यह सड़क रणनीतिक भी थी और धार्मिक महत्व की भी थी। लेकिन जैसे ही सड़क का उद्घाटन हुआ, नेपाल में विरोध की लहर उठ गई। नेपाली नेताओं ने कहा कि भारत उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। संसद तक में आवाजें उठी और सड़कों पर युवा प्रदर्शन करने लगे। ऐसे माहौल में भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने 15 मई 2020 को एक बयान दिया, जिससे बड़ी खलबली मची। उन्होंने कहा, नेपाल का यह विरोध उसके अपने दम पर नहीं है, यह किसी और के इशारे पर हो रहा है। यह वाक्य जैसे चिंगारी में तेल डालने जैसा था, घी डालने जैसा था। सबकी नजरें सीधी चीन की तरफ मुड़ी, क्योंकि उसी समय लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। गलवान की घाटियों में तनाव बढ़ रहा था और पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना एक दूसरे को घूर रही थी। नरवणे का इशारा साफ था, नेपाल के पीछे चीन खड़ा है। देखिए, काला पानी लिपुलेख भारत के लिए रणनीतिक चौकी है, सुरक्षा के लिहाज से अनमोल है। लेकिन चीन बीच बीच में नेपाल को उकसाता है और भारत पर दबाव भी डालता है। अब खुद सोचिए, अब एक तरफ चीन भारत से हाथ भी मिला रहा है, कह रहा है कि लिपुलेख पास से कारवां और व्यापार चलेगा। लेकिन वही चीन कुछ साल पहले धमकी भी दे चुका है कि इसी लिपुलेख पास से वो भारत पर चढ़ाई भी कर सकता है। क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? वो भी तब जब नेपाल का झुकाव चीन की तरफ है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट होते तो इस मुद्दे को कैसे देखते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है।
तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।